YRF यश राज फिल्म्स। इस प्रोडक्शन हाउस की लेगेसी 56 इयर्स की है, बट आज हम इसे इसके स्पाई यूनिवर्स की वजह से जानते हैं। एंड शायद इसी वजह से हम इंटरनेट पे उनके बारे में ऐसे कुछ मीम्स देखते हैं। आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस पे काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। बट हम में से 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि YRF की असली शुरुआत हुई थी 1914 में लुधियाना। अब किस को कहूँ हमदम तो मेरा बेगाना था। 22 अप्रैल 1914 में जन्म होता है BR चोपड़ा का, जो कि बड़े भाई थे यश चोपड़ा के। हमें यश चोपड़ा के बारे में तो पता है, बट BR चोपड़ा was once in a generational person, someone truly exceptional. In fact, इनके फैमिली में सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस इन्होंने ही बनाया था, जो कि था BR फिल्म्स। BR चोपड़ा का जन्म एक वेल एजुकेटेड पंजाबी फैमिली में हुआ था एंड इवेंचुअली उन्होंने भी मास्टर्स डिग्री कर ली थी इन इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये आगे जाकर एक ऐसे इंसान बनते हैं हु रीडिफाइंस फिल्म्स इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इनका सबसे पहला जॉब होता है एज अ फिल्म जर्नलिस्ट फॉर द मैगजीन सीने हेराल्ड विच वॉज फ्रॉम लाहौर। फिल्म जर्नलिज्म करने के वजह से वो इंटरव्यू करते थे फिल्म डायरेक्टर्स को, रिव्यू करते थे मूवीज को एंड स्टडी करते थे फिल्म मेकिंग टेक्निक्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को। बट इन सब चीजों के वजह से उन्हें डीप नॉलेज मिला ऑफ फिल्म मेकिंग बिफोर इवन एंटरिंग इनटू फिल्म इंडस्ट्री। सब अच्छा चल रहा था उनके लाइफ में, वो अपने लाइफ से खुश भी थे, बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. Came up with this: India, West Pakistan, and East Pakistan, which would later become Bangladesh. उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ड्यू टू द पार्टीशन इन 1947। हर किसी के लिए वो एक बहुत ही बुरा फेज था। 1947 के पार्टीशन के बाद लाहौर में सिचुएटेड थे, जो अभी पाकिस्तान का पार्ट बन गया था एंड उनको बाकी के इंडियंस की तरह वहां से भाग कर आना पड़ा ड्यू टू द कम्युनल वायलेंस व्हिच वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट हिंदूज। उन्होंने लाहौर में अपना सब कुछ छोड़ दिया, उनका बिजनेस, उनका घर, उनकी संपत्ति, उनकी जमा पूंजी, लिटरली सब कुछ, अपना पूरा एम्पायर लाहौर में छोड़कर वो बाद में ओल्ड दिल्ली रीलोकेट हुए। यही सब पेन को डिपिक्ट करने के लिए इन्होंने 2 साल बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1949 को एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पर्वत। इन्होंने अपने बहुत ही एम्बिशन से ये फिल्म बनाई थी विच फेल्ड मिजरेबली। अपनी सारी जमा पूंजी लाहौर में छोड़ के आने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा अपने स्ट्रगल के ऊपर, एंड वो चीज़ मिजरेबली फेल होती है। हमारे जगह कोई और होता छोड़ देता ये सब यार, छोड़ देता, लिटरली छोड़ देता, बट ही चोज टू कंटिन्यू। एंड उनका असली ब्रेक थ्रू आता है इन द ईयर 1951 विद द मूवी अफसाना। अफसाना में उन्होंने अशोक कुमार को लिया था एज अ डबल रोल, एंड यू नो व्हाट, ये मूवी कमर्शियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होती है। He said, let's think of an artist. Who's that artist? So I said, I personally feel that Ashok Kumar would be very good. He said, no, Ashok Kumar is all right, but I would like to take Dilip Kumar. Now I couldn't say no. Dilip Kumar ke liye you can't say no. Yeah. So I went to his house. I was waiting at his house till 1 o'clock. He came and he apologized that I was shooting and this and that, and he told the story. Do you know what he said? I am bowled over the story. It's one of the best stories I've heard. And then that means when you're working, no, I am not working in this picture. Somebody elder to me should be working because I as a judge will look no good. As a judge, I'll have no personality. But this is what happened. Anyway, the picture was made of. And इस फिल्म में उन्हें as a very nuanced and well educated filmmaker की तरह establish कर दिया था। In the year 1955, Baldev Raj founds BRF, YRF में BRF, अपनी खुद की एक प्रोडक्शन हाउस। एंड इस प्रोडक्शन हाउस का एम, विजन
उस वक्त के बाकी के प्रोडक्शन हाउसेस से कंप्लीटली अलग था, जहां पर वो एंटरटेनमेंट पे फोकस करते थे। इनका एम था ऑन सीरियस स्टोरी टेलिंग। जैसे कश्मीर फाइल्स में हमें कश्मीरी पंडितों का दर्द फील हुआ था, एग्जैक्टली वैसे ही उस टाइम पे उनके फिल्म में ऐसे ही सोशली ड्रिवन होते थे। में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। BR फिल्म्स बैनर के अंडर बहुत ही पॉपुलर मूवीज आए, जैसे कि नया दौर, वक्त, हमराज, गुमराह, कानून। ये सब मूवीज उस टाइम के पॉपुलर हिट्स तो थे ही, बट इसके अलावा बहुत सारे मूवीज और भी हिट थे। बट स्टिल मैं ये मूवीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी आज के क्लासिक्स है। क्लासिक्स यानी कि वो मूवीज जिनको देखकर फिल्म मेकर आज भी स्टडी करते हैं। BR फिल्म्स के अंडर इतने बेहतरीन मूवीज लाने के बावजूद BR चोपड़ा को एक और चीज की वजह से जाना जाता है, दैट इज मेंटरिंग यश चोपड़ा। BR चोपड़ा जब फिल्म डायरेक्ट करते थे तब यश चोपड़ा उनके एडी हुआ करते थे, एंड उन्होंने यश चोपड़ा के अंदर एक फिल्म मेकिंग टैलेंट ढूंढ निकाला। इनफैक्ट यश चोपड़ा के पहले के जो भी मूवीज उन्होंने BR फिल्म्स के अंदर डायरेक्ट किए थे, उस मूवी के हर एक सीन को BR चोपड़ा ने बहुत ही बारीकी से क्राफ्ट किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि मेंटोर किया था। तो BR फिल्म्स का मूवी में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रिक चल ही रहा था, बट उन्होंने सोचा एक्सपांड करने। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने टीवी की सबसे बेहतरीन उस टाइम की एपिक महाभारत टेलीविजन सीरीज लाई। कितनी फटी आप सभी को पता ही है। एंड यू नो व्हाट, वो डायरेक्ट किसने की थी? ही वॉज रवि चोपड़ा, द सन ऑफ BR चोपड़ा। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कि ये जो BRF, ये जो प्रोडक्शन हाउस है, इसकी लेगेसी BR चोपड़ा किसे देते हैं? अपने बेटे को या फिर अपने भाई को? दोनों ही मल्टी टैलेंटेड और दोनों भी इस थ्रोन के सच्चे हकदार। एंड इसके बारे में आइडिया यश चोपड़ा को बहुत पहले ही आई थी कि अगर वो इनके अंडर ही चलते रहे तो बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो उनके बेटे के भी अंडर आ जाए। उन्होंने 1970 में ही डिसीजन बना लिया था कि वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, YRF, एंड देयर वाज क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट या फिर बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ बॉलीवुड, यश राज फिल्म्स। 1971 में आती है उनकी पहली मूवी दाग। एंड दाग ये मूवी इस प्रोडक्शन हाउस से आना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक न्यू प्रोड्यूसर थे, इनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, इनके पास बस डायरेक्शनल स्किल्स थे, क्योंकि वो BRF से पैसे जो कमाए थे वो काफी नहीं होते एक मूवी को लगाने के लिए। तो उन्होंने एक मूवी की थी वक्त नाम की, और वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी उस जमाने की। एंड वक्त ऐसी मूवी थी उनके करियर के लिए बिकॉज ऑफ विच ही वॉज इन्वाइटेड बाय द चार्म्स ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड वो बहुत ही वेलकम किए गए थे उस मूवी के वजह से इस इंडस्ट्री में। एंड उनका डायरेक्टोरियल वर्क जो यहाँ पे था वो वक्त की वजह से एकदम यहाँ पे चला गया था। एंड उस टाइम गुलशन राय एक बहुत ही बड़े फाइनेंसर थे जो मूवी में पैसे लगाते थे। उन्होंने जब जैसे ही यश राज ने बोला कि वो खुद का प्रोडक्शन हाउस बना रहे, तुरंत उनको कॉल किया और बोला कि मैं हूं तेरे साथ, तुझे जितना पैसा चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा, तू पिक्चरें बना और ये YRF प्रोडक्शन हाउस तू चला, मैं इसके लिए फाइनेंस करने के लिए रेडी हूँ। एंड ही वॉज मेस्मराइज्ड, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे आपका सबसे बड़ा डील ब्रेकर है एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस मतलब फ्यूल डालना अंदर मूवीज के, एंड आपके पास पैसे नहीं है, बट देन यू गेट अ बिग फाइनेंसर लाइक गुलशन राय। ही वाज अ वेरी बिग फाइनेंसर एट दैट टाइम। इन 70s में यश चोपड़ा से ज्यादा खुश इंसान कोई था ही नहीं। दाग पहली मूवी इनके प्रोडक्शन हाउस की जो इतनी बढ़िया हिट गई है। 1971 में आदित्य चोपड़ा पैदा होते हैं, 1973 में उदय चोपड़ा पैदा होते हैं। एज अ फादर ही वॉज वेरी 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 हैप्पी इन हिज लाइफ until the tragedy happens. अमिताभ बच्चन का ये एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर बहुत लंबे टाइम तक चला until शाहरुख खान arises. जब शाहरुख खान इस इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे थे, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द मूवी डर, जो भी यश चोपड़ा ने ही शाहरुख खान को ऑफर की थी।
तो अगर आप देखोगे तो YRF ने पहले अमिताभ बच्चन को द एंग्री यंग मैन बनाया एंड देन शाहरुख खान को लवर बॉय का टैग दिया। इस दोनों के पीछे YRF ही थी। अभी डर मूवी में यश चोपड़ा ने डायरेक्टली शाहरुख खान को जाके बोला था कि देख भाई, ये एक बैड गाय वाला रोल है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को ये पिच किया बट हर किसी ने इसको इनकार कर दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले अ विलनस रोल। इसलिए शाहरुख खान, वो कंसिडर करते हैं शाहरुख खान एक अच्छा एक्टर है एंड इस रोल के लिए वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड शाहरुख खान ने क्या डिसीजन लिया? तुरंत हाँ बोल दिया। ही वॉज नॉट दैट ऑफ अ बिग शॉट एट दैट टाइम। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया एंड उसी मूवी में वो किरण वाला डायलॉग उनका फेमस हुआ। अब डर ये मूवी रिलीज होने का ब्लॉकबस्टर हुई, सारे एक्टर्स इस मूवी के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, बट एक चीज बिहाइंड द स्क्रीन्स हुई, दैट वाज टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री बिटवीन शाहरुख खान एंड आदित्य चोपड़ा। वो दोनों एक बहुत ही बढ़िया डुओ थे, डायरेक्टर एंड एक्टर डुओ, जहां पर शाहरुख खान ने बोला कि आदित्य जब भी तू अपनी पहली फिल्म बनाएगा प्लीज मुझे उसमें जरूर लेना एंड वी विल मेक हिस्ट्री विद दैट। एंड यू नो व्हाट, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? DDLJ। DDLJ एक साल भर थिएटर्स में चली थी। सोचो DDLJ के बारे में एक और एक चीज ये है कि DDLJ बनाने के पीछे डर के टाइम आदित्य चोपड़ा को यशराज चोपड़ा ये बोले थे कि आदित्य बेटा देखो, यू आर कैपेबल इनफ टू मेक योर ओन फिल्म, तू एज अ डायरेक्टर स्टार्ट कर, डेब्यू कर। बट आदित्य चोपड़ा तब यशराज चोपड़ा को एक बात बोले कि डैड, आई डोंट वांट टू स्टार्ट मेकिंग मूवीज until we start funding them 100%। उनको मूवीज में 100% पैसा YRF का ही डालना था। उनको जैसे कि गुलशन राय या वगैरह वगैरह ऐसे फंड रेजर्स की या फिर फाइनेंसर्स की जरूरत नहीं चाहिए उनके मूवी के लिए, क्योंकि उनको पूरा क्रिएटिव कंट्रोल भी चाहिए और हर एक चीज का कंट्रोल चाहिए, इवन इफ इट कम्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। यश चोपड़ा को बहुत खटकी, वो उन्होंने कहा कि यार अपना काम फिल्में बनाना है, अपना काम कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है। वी आर डायरेक्टर्स, भले ही प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं बट फाइनेंसर का काम होता है पैसा देना, हमारा काम होता है उसका डबल करना बस। बट आदित्य चोपड़ा ने उसको भी मना किया एंड तो उन दोनों के बीच में थोड़े से क्लैशेस होते थे। बट जब आदित्य चोपड़ा ने DDLJ बनाई तब सबके दिमाग में तारे छप गए कि क्या आदित्य चोपड़ा बोलना चाहते थे, बिकॉज DDLJ ने एक साल थिएटर में रह के इतना पैसा फ्यूल किया, YRF में इतना पैसा फ्यूल किया कि यश राज या फिर आदित्य चोपड़ा खुद अभी तक बोलते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्शन हाउस जो भी है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ DDLJ। हाईएस्ट फुटफॉल काउंट के मामले में DDLJ इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट फिल्म है। सोचो अगर इतना सारा पैसा 50-50 उन्हें करना पड़ता तो YRF को 50% सारी मेहनत की है एंड जिसने सिर्फ पैसे लगाए और उसको पूरा 50%, ये काफी अनफेयर हो जाता, राइट? And this was a brilliant decision by Aditya Chopra। आजकल इंटरनेट पे आप ऐसे मीम्स देखते हो कि इफ लाइफ गिव्स यू चांस टू बिकम आदित्य बी धर नॉट चोपड़ा। ये मीम्स तो काफी फनी लगते हैं इंटरनेट पे, बट अगर आदित्य धर इस इंडस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं होते तो इस इंडस्ट्री ने वो ग्लोरियस डेज जो YRF ने या फिर आदित्य चोपड़ा के विजन ने दिए है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, वो शायद कभी हम देख ही नहीं पाते। एंड इनफैक्ट एक चीज उनके बारे में ये है कि जब वो बचपन में 13 साल की उम्र के थे तभी वो मूवी रिव्यूज लिखते थे। लाइक उनके पास एक बहुत ही मोटी किताब थी, वहां पर वो मूवी रिव्यूज लिखते थे। हर मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, क्यों उसने कम कलेक्शन किया, उसने डे 1 पे किया और डे 10 पे जो किया उसमें क्या डिफरेंस था और क्यों इतना डिप आया, कौन से डेज पे डिप आता है, कौन से डेज पे पीक आता है। हर एक चीज को डिटेल में वो 13 साल की उम्र से स्टडी करते थे। एंड आजकल जब हम खराब मूवीज आते हैं जैसे कि हीरोपंती 2 या फिर ऐसे जो भी टाइगर श्रॉफ के ब्ला मूवीज आते हैं, वो सब मूवीज हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हमें बस पसंद नहीं आते। बट यू नो व्हाट, आदित्य चोपड़ा बचपन में वो मूवीज भी देखने जाते थे। एंड यशराज चोपड़ा के एक असिस्टेंट थे, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जो उनको बोलते थे कि यार आदि बेटा तू ऐसे पिक्चर कौन देखने जाता है, ऐसे पिक्चर क्यों ही देखने जा रहा है तू। तब आदित्य चोपड़ा बचपन में एक चीज उन अंकल को बोले कि अंकल मुझे ये चीजें देख के ऐसे समझ आता है कि मुझे अपनी फिल्मों में ये गलतियां नहीं करनी। आई मीन वो बचपन से ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को कि ही इज गोइंग टू मेक समथिंग बिग। अभी अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि अगर वो बचपन से इतना ट्रेन कर रहे तो
स्पाई यूनिवर्स को इतना डल क्यों बनाया, स्पाई यूनिवर्स को इतना खराब क्यों बनाया? स्पाई यूनिवर्स उनका विजन था, उनका विजन था कि एक मास मसाला एंटरटेनर इंडिया को देना। क्योंकि थिएटर्स लोग क्यों आते हैं? वो एक बहुत ही डार्क स्टोरीज देखने, अब तुम्बाड़ देखने क्यों नहीं लोग गए थे? ऑफ कोर्स वो उतनी एंटरटेनिंग नहीं थी। तो आदित्य चोपड़ा का स्पाई यूनिवर्स से ये विजन था कि हम एक मास एंटरटेनर बनाएंगे, भले ही थोड़े से क्रैक्स हो उस मूवी में, बट उन्हीं क्रैक्स ने इस पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया अनफॉर्चुनेटली। एंड अल्फा के बाद मे बी उनको रियलाइज हो गया होगा कि मास एंटरटेनर का भी एक तरीका होता है। अभी जैसे धुरंधर ने इस जॉनरा को रीडिफाइन किया है, जहां पर उन्होंने इसी जॉनरा को रॉ भी दिखाया है और एक बड़े स्केल पर भी दिखाया है। एंड दैट्स व्हाट इंडियन ऑडियंस नीड राइट नाउ। आदित्य चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जो उस जनरेशन के लोगों को बहुत पसंद आई थी, बिकॉज इट वॉज अ लव स्टोरी। बट उसी के साथ उनके माता पिता को, उनके बड़े लोगों के बच्चों को, सबको ये मूवी बहुत ही पसंद आई थी। एंड यश चोपड़ा को ये लगा था कि यार आदित्य चोपड़ा को फुल आइडिया है कि इसको पता है कि कैसे मूवीज अभी के लोगों से हिट होते हैं। एंड अभी आदित्य चोपड़ा के साथ यही हो रहा है कि उनको शायद अभी ये क्लिक नहीं हो रहा कि अभी के लोगों के साथ कौन से मूवीज हिट हो रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली अल्फा के साथ उनको ये हार्ड ट्रूथ मिल गया होगा, एंड वी वुड सी अ रिवॉल्यूशनरी स्पाई यूनिवर्स फर्दर अहेड। बिकॉज मुझे ये यकीन तो है ही, क्योंकि YRF के पास इतना फ्यूल है, मतलब इतना पैसा है कि वो बहुत बेहतरीन मूवीज ला सकते हैं और बहुत बेहतरीन कहानियां ला सकते हैं। आई ट्रूली होप जिस प्रोडक्शन हाउस ने हमें इतने बेहतरीन मूवीज दिए है, लिटरली हमारा चाइल्डहुड बनाया है। इनफैक्ट बेफिक्रे ये मूवी बहुत ही ज्यादा मतलब अनसीरियस टाइप ऑफ मूवी, बट मेरे लिए वो मूवी भी बहुत एंटरटेनिंग थी। लाइक मैं अभी भी बेफिक्रे जैसे मूवीज, या फिर रॉकेट सिंह भी उन्होंने ही बनाई थी। इनफैक्ट बहुत सारे लेजेंडरी मूवीज उन्होंने ही बनाया है। मैं आपको बोल क्या रहा हूँ, इंडिया को या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बेहतरीन मूवीज, आप कोई भी मूवी का नाम लो, आई टेल यू दैट YRF इज बिहाइंड दैट मूवी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दे विल क्रैक समथिंग विद स्पाई यूनिवर्स। आप सोचो, बैनर के अंडर ऋतिक है, SRK है, सलमान खान है, एंड आप इन 3 बड़े स्टार्स के साथ एक मूवी नहीं लेके आ पा रहे हो। इसलिए नहीं क्योंकि उस मूवी की डिमांड नहीं है, और पैसों की कमी तो है ही नहीं। उस मूवी की डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी क्रैक हो चुका है, ये यूनिवर्स पूरा का पूरा। इस यूनिवर्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है। एंड आई होप आदित्य चोपड़ा अंडरस्टैंड्स दैट वेरी क्विकली, एंड हमें एक बढ़िया स्पाई यूनिवर्स आगे देखने मिले। एंड YRF मैं अभी क्या बोलूँ, आई जस्ट लव दैट प्रोडक्शन हाउस मैन। ऐसा कुछ हेट नहीं है, बट उस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बहुत मेमोरीज दी है, एंड आई जस्ट love that banner and their movies. See you at the movies. Bye bye. Subscribe.